हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डिजिट्स। माय नेम इज साइकत। आज मैं आप लोगों के साथ यूसीपी 600 आर्टिकल 9 पे डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं, जो मेरा वीडियोस पे ऐसे येलो हाईलाइट किया हुआ मिलेगा वही आपको यूसीपी 600 आर्टिकल्स में मिलेगा। बाकी जो एक्सप्लेनेशन या फिर डायग्राम मैंने यहाँ पे रेफ़र किया है वो आपको जस्ट समझाने के लिए दिया है, वो आपको यूसीपी 600 आर्टिकल में नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, आपका यूसीपी 600 आर्टिकल 9 के अंदर 5 सब आर्टिकल्स होगा। तो पांचों पे मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो इट इज़ आर्टिकल 9 इज़ अबाउट एडवाइजिंग ऑफ क्रेडिट एंड अमेंडमेंट्स। तो पॉइंट नंबर ए क्या है? अ क्रेडिट एंड एनी अमेंडमेंट मे बी एडवाइज टू अ बेनिफिशियरी थ्रू एन एडवाइजिंग बैंक। एन एडवाइजिंग बैंक दैट इज़ नॉट अ कन्फर्मिंग बैंक, ये अब ध्यान दीजिए, एडवाइजेज द क्रेडिट एंड एनी अमेंडमेंट विदाउट एनी अंडरटेकिंग टू ऑनर और नेगोशिएट। मतलब एडवाइजिंग बैंक जब एडवाइस करता है बेनिफिशियरी को, वो अगर कंफर्मिंग बैंक नहीं है तो कोई अंडरटेकिंग टू ऑनर और नेगोशिएट, वो कोई अंडरटेकिंग इशू नहीं करता है। ये अब मेरा चार्ट एक बार डायग्राम रेफ़र कीजिए। ये इशूइंग बैंक एलसी खोलता है, एलसी ओपन करता है एप्लीकेंट के रिक्वेस्ट पे, फिर ये एडवाइजिंग बैंक को एलसी ट्रांसमिट करता है या फिर कुरियर करता है, हार्ड कॉपी एलसी है तो। फिर एडवाइजिंग बैंक क्या करता है? बेनिफिशियरी को एलसी एडवाइस करता है। अभी ये एडवाइजिंग बैंक अगर कंफर्मिंग बैंक नहीं है तो when he is advising the LC to beneficiary, he is not giving any undertaking to negotiate or confirm or something like that, और ऑनर यहाँ पे जो डिस्कस किया, कोई अंडरटेकिंग नहीं दे रहा है। बट वो अगर एडवाइजिंग बैंक अगर कंफर्मिंग बैंक एंड एडवाइजिंग बैंक सेम हो जाएगा तो तब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाएगा। तो आपको तब, जैसे मैं कंफर्मिंग बैंक का अंडरटेकिंग में डिस्कस किया है, कंफर्मिंग बैंक का जो आर्टिकल है लास्ट आर्टिकल 8, वहाँ पे जैसे डिस्कस किया, जब एलसी एडवाइस करता है तो कंफर्मेशन उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर कंफर्मेशन ऐड किया है तो उसका मतलब वो he has to follow this rules article 8. If he has not added the confirmation, then he has to inform without delay to issuing bank and all everything. So उसके वो डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स के लिए आप पिछले वीडियो मेरा देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। By advising the credit or amendment, the advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the credit or amendment, and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment received. तो यहाँ पे दो चीज़ है, दो पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो सब आर्टिकल है इसी आर्टिकल 9 का, यही मेनली जो एडवाइजिंग बैंक का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफाइन करता है। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया अपेरेंट, चेकिंग द अपेरेंट ऑथेंटिसिटी ऑफ द क्रेडिट, एंड सेकेंड हो गया एडवाइज एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द क्रेडिट एंड अमेंडमेंट। ये दो पार्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दो ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडवाइजिंग बैंक है। तो अपेरेंट ऑथेंटिसिटी और जो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ये दोनों पॉइंट के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में रीड आउट कर लेता हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या है? अ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज जनरली issued by use of Swift MT7 type message such as MT700 or MT799. This will enable an advising bank to determine the apparent authentication of the message. इसका मतलब अगर स्विफ्ट से एलसी ट्रांसफ़र हो रहा है MT7 सीरीज़ का स्विफ्ट से, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑथेंटिकेट हो ही जा रहा है, क्योंकि स्विफ्ट का एक्सेस तो आपका नॉर्मल जो बेनिफिशियरी या एप्लीकेंट, इन लोगों के पास तो होता नहीं। ऑब्वियसली बैंक से बैंक ट्रांसफ़र होता है एंड इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सेंड बाय टेलेक्स और इन लेटर फॉर्म, ऑथेंटिकेशन विल बी, ये हो गया हार्ड कॉपी, ऑथेंटिकेशन विल बी अचीव्ड रेस्पेक्टिवली बाय मीन्स ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द टेस्टिंग एल्गोरिदम। टेस्टिंग एल्गोरिदम जैसे होता है स्पेसिफिक कोड, वेरिफिकेशन कोड टाइप का कुछ रहता है, एंड विच विल अपीयर ऑन द टेलेक्स और द एग्जामिनेशन ऑफ द सिग्नेचर अगेंस्ट द स्पेसिमेंस हेल्ड ऑन फाइल। मतलब बैंक का कौन ऑथराइज सिग्नेटरीज है, कौन साइन कर सकता है, ये स्पेसिमेन फाइल रहता है हर सारे बैंक के पास, वहाँ से सिग्नेचर चेक करके फिर
वो ऑथेंटिकेशन चेक करना। और एक ये है और एक तरह से आपका जो ऑथेंटिसिटी चेक किया जा सकता है, जैसे हम जनरली आप देखे हैं कि हम जब सिग्नेचर हम चेक नहीं कर पाते मेरा फाइल से, जो यहाँ पे बोला है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस बैंक ने इशू किया है वो एलसी, उस बैंक के साथ उस बैंक को सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। फिर वो लोग एलसी में सिग्नेचर वेरीफाई करके देते हैं कि सिग्नेचर इज़ ऑथेंटिक। तो ऐसे हम लोग ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। तो एंड सेकंड पॉइंट हो गया जो आपका जो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके रिगार्डिंग ये एक्सप्लेनेशन है। An advising or second advising bank is also to ensure that it advises the credit substantially in the form in which it was received. For example, the bank is to ensure that the details received by the way of content of the documentary credit and the number of pages of that documentary credit are forwarded to the beneficiary. इसका मतलब है जैसे जो चीज़ एलसी में मिला है एडवाइजिंग बैंक को, इंक्लूडिंग पेज नंबर, ऑल द आर्टिकल्स, एवरीथिंग, वैसे सेम टू सेम आपको बेनिफिशियरी को आपको एडवाइस करना है, वो चीज़ फॉरवर्ड करना है। आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर सी। An advising bank may utilize the services of another bank which is called second advising bank to advise the credit and any amendment to the beneficiary. By advising the credit or amendment, the second advising bank signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of the, ये ध्यान दीजिए, ऑफ द एडवाइस, यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि लेट ऑफ द क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड एडवाइजिंग बैंक जब अपेरेंट ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, ही विल चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एडवाइस इट हैज़ रिसीव्ड एंड दैट द एडवाइस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द क्रेडिट और अमेंडमेंट रिसीव्ड, ठीक है। तो चलिए मेरा एक बार डायग्राम रेफ़र कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे मैं फर्स्ट सब आर्टिकल में जैसे बताया वन एडवाइजिंग बैंक था, यहाँ पे एडवाइजिंग बैंक दो हो गया। इशूइंग बैंक ने एलसी खोला, फिर फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक को एलसी ट्रांसमिट किया, फिर फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक क्या किया, सेकंड एडवाइजिंग बैंक को एलसी ट्रांसमिट किया, फिर सेकंड एडवाइजिंग बैंक बेनिफिशियरी को एलसी वो एडवाइस किया। अभी यहाँ जब फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक जब अपेरेंट ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, ही विल चेक द अपेरेंट ऑथेंटिसिटी ऑफ द क्रेडिट। तो एंड जब सेकेंड एडवाइजिंग बैंक पेरेंट ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, ही विल चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एडवाइस व्हाट फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक हैज़ फॉरवर्डेड टू हिम, नॉट कि इशूइंग बैंक जो फॉरवर्ड किया वहाँ पे हमको चेक करना है, ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर डी। अ बैंक यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ एन एडवाइजिंग बैंक or second advising bank to advise a credit must use the same bank to advise any amendment thereto. इसका मतलब है इशूइंग बैंक फर्स्ट एलसी ओपन किया, फिर फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक, फिर सेकंड एडवाइजिंग बैंक, फिर बेनिफिशियरी को एलसी एडवाइस हो गया। अभी एप्लीकेंट ने एलसी में कोई अमेंडमेंट का रिक्वेस्ट दिया इशूइंग बैंक को, फिर इशूइंग बैंक अमेंडमेंट जब इशू करेगा, सेम रूट पे ये बेनिफिशियरी को पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इशूइंग बैंक डायरेक्टली सेकेंड एडवाइजिंग बैंक को ट्रांसमिट किया, फिर एडवाइजिंग बैंक बेनिफिशियरी को वो एलसी एडवाइस कर, नहीं पॉसिबल है। ऐसा भी नहीं पॉसिबल है कि इशूइंग बैंक फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक को ट्रांसमिट किया, फिर फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक डायरेक्टली बेनिफिशियरी को ट्रांसमिट किया, वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जिस रोड पे एलसी एडवाइस हुआ है, जैसे ओरिजिनल एलसी, अमेंडमेंट भी सेम वे में एडवाइस होगा बेनिफिशियरी को। इसका मतलब यही है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप यहाँ पे दो एडवाइजिंग बैंक क्यों रिक्वायर हो रहा है, एक तो फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक एंड सेकेंड एडवाइजिंग बैंक। क्योंकि एक्चुअली बहुत सारा क्या होता है, इशूइंग बैंक के साथ बहुत केसेस में सेकेंड एडवाइस जो बेनिफिशियरी का बैंक है, बेनिफिशियरी हमेशा क्या चाहेगा, जो बेनिफिशियरी बैंक है उसका जो अपना अकाउंट जहाँ पे है वही उसको एडवाइस एलसी ट्रांसमिट करे।
तो तब इस केस में कभी कभी क्या देखा जाता है कि इशूइंग बैंक के साथ जो सेकेंड इस बैंक का कोई डायरेक्ट की अरेंजमेंट नहीं है, आरएमए अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता है एलसी। तो अभी क्या करता है जनरली इशूइंग बैंक के साथ उस कंट्री में जो सेकेंड एडवाइजिंग बैंक का कंट्री है, उसका कंट्री में जो बैंक के साथ आरएमए अरेंजमेंट है उस बैंक के वो एलसी पहले ट्रांसमिट करता है, फिर उस बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप जो बेनिफिशियरी का बैंक है उस बैंक को आप एलसी ट्रांसमिट कर दो। या फिर बहुत केसेस में होता है कि इशूइंग बैंक के साथ स्पेसिफिक कंट्रीज़ में, जैसे हो गया मान लीजिए इशूइंग बैंक इंडिया का है तो सिंगापुर में कोई बैंक के साथ एक टाई अप्स है, जो कुछ भी एलसी एडवाइस करेगा जब इशूइंग बैंक, तो इस सिंगापुर का मान लीजिए डॉयचे बैंक, एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉयचे बैंक के थ्रू वो सारा बैंक को फिर फर्दर एडवाइस करेगा। उसके साथ अभी जो टाई अप्स है क्योंकि चार्जेस रिलेटेड है, कुछ एग्रीमेंट है, क्या है वो डिटेल्स में मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो मेनली मोटा मोटी फंडा यही है, इसीलिए आपको 2 एडवाइजिंग बैंक यूज़ होता है जनरली। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर ई, इफ़ अ बैंक इज़ रिक्वेस्टेड टू एडवाइज ए क्रेडिट और अमेंडमेंट बट इलेक्ट्स नॉट टू डू सो, इट मस्ट सो इन्फॉर्म विदाउट डिले। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। विदाउट डिले द बैंक फ्रॉम विच द क्रेडिट अमेंडमेंट और एडवाइस हैज़ बीन रिसीव्ड, फ्रॉम विच इट हैज़ बीन रिसीव्ड। ओके, अब चलिए, ये हो गया मेरा चार्ट। अभी एडवाइजिंग बैंक का रिक्वेस्ट यहाँ पे मान लीजिए, फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक को एलसी एडवाइस करने का रिक्वेस्ट मिला है इशूइंग बैंक से। अब फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक को लगा कि ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिसिटी, या फिर कुछ भी रीज़न के लिए वो एडवाइस नहीं करना चाहता है, तो वो इशूइंग बैंक को विदाउट डिले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सिनेरियो हो गया, फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक से सेकेंड एडवाइजिंग बैंक को एलसी ट्रांसमिट किया। फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक ने यहाँ पे एलसी ट्रांसमिट किया, रिक्वेस्ट किया कि आप फर्दर एडवाइस कर दो बेनिफिशियरी को। अब इसको लगा कि हम एडवाइस नहीं करेगा ये एलसी, कुछ भी हम आई एम नॉट सेटिस्फाइड और समथिंग लाइक एनी रीज़न मे बी, तो इसको लगा कि हम एडवाइस नहीं करेगा। तो इसको इन्फॉर्म, सेकेंड एडवाइजिंग बैंक को इन्फॉर्म किसको करना है, फ्रॉम व्हिच इट हैज़ रिसीव्ड, मीन्स फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक, ना कि ये डायरेक्टली इशूइंग बैंक को कांटेक्ट करेगा, इशूइंग बैंक को ये इन्फॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है। इशूइंग बैंक के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। इसको मिला है फर्स्ट एडवाइजिंग बैंक को, सेकंड एडवाइजिंग बैंक, ये इसको जब एलसी मिला है तो यहाँ से मिला है, तो वो खाली इसको इन्फॉर्म करेगा विदाउट डिले कि वी आर नॉट एडवाइजिंग द एलसी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ बैंक is requested to advise a credit or amendment but cannot satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice is must so inform without delay। ये तो हो गया अभी जो मैं अभी डिस्कस किया। The bank from which the instruction appears to have been received, if the advising bank or second advising bank elects nonetheless to advise the credit or amendment, it must inform the beneficiary or second advising bank that it has not been able to satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit and amendment or the advice। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ क्या है। जो अभी तक क्या पढ़ा मैं, इससे पिछले जो सब आर्टिकल्स में, कि अगर एडवाइजिंग बैंक को रिक्वेस्ट आया, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ही हैज़ टू इन्फॉर्म हिम विदाउट डिले। अभी ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एलसी, स्टिल ही चूजेस टू एडवाइज द एलसी। तब ये क्या करेगा, ही विल एडवाइज द एलसी सेकेंड एडवाइजिंग बैंक एंड he will mention in the covering letter or in their advising schedule that he is not he is unable to check the apparent authenticity of the LC, so LC is being advised as unauthenticated। same goes with second advising bank। जब second advising bank के पास कोई LC आता है और ये जब बेनिफिशियरी को एडवाइस करता है
if he is unable to check the authenticity, he will still he chooses to advise the LC, he will mention the same in the covering letter there or advising schedule that they are unable to check the authenticity. ओके तो अच्छा, एक चीज़ मैं पहले जो बताया इस आर्टिकल में 5 सब आर्टिकल्स है, वो एक्चुअली 6 सब आर्टिकल्स है। ठीक है, तो चलिए मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।